हेलो साथियों, आज फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो फिज़िकल ज्योग्राफी की क्लास सेकंड है। इससे पहले हमने क्लास फर्स्ट में जो सोलर मंडल के ऊपर, सोलर सिस्टम के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो ये सीरीज़ चला रखी है हमने, ये 10,000 प्लस MCQ की सीरीज है। इसमें हम 10,000 प्लस MCQ सीरीज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और ऑल GS को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। जो अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन है, दिनांक की जो तारीख की लाइन है, इनमें से उनके बारे में कौन सी बात सही है। ये है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। यह है भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो डेट लाइन है, ये एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। ठीक है, पहली बात तो ये एक काल्पनिक रेखा है। कैसी है? ये एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये कहीं से नहीं गुजरती हुई, सिर्फ काल्पनिक रेखा है। और ये डेट, दिनांक को निश्चित करती है, टाइम को निश्चित करती है। ये इस रेखा के पश्चिम में एक दिन बढ़ जाता है और पूर्व में एक दिन कम हो जाता है। पश्चिम में टाइम बढ़ जाता है, पूर्व में टाइम घट जाता है। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, यह किसी स्थलखंड से न गुजरे। इस रेखा को पार करते समय एक दिन बढ़ा अथवा घटाकर तिथि परिवर्तन कर दिया जाता है। पश्चिम में एक दिन बढ़ा दिया जाता है और पूर्व में एक दिन घटा दिया जाता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। जो पृथ्वी का स्थल पृष्ठ है उसका कितना प्रतिशत भाग रेगिस्तान है। तो इसका सही आंसर होगा 1/5, यानी कि 5वां भाग रेगिस्तानी है। और ये रेगिस्तानी जो है ये कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास पाया जाता है। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा हो गया, ठीक है साथियों। इसके बाद ये हमारा ग्लोब हो गया। ये हमारी विषुवत रेखा हो गई। ठीक है, 0 डिग्री बोल देते हैं इसको हम। ये हमारी 23.5 नॉर्थ हो गई, जिसको कर्क रेखा बोल देते हैं, 23.5 नॉर्थ। ठीक है, और ये 23.5 साउथ हो गई। ये हमारी मकर रेखा है, जो इसका आसपास का क्षेत्र है। ठीक है साथियों, इसका आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ हमें रेगिस्तान देखने को मिलता है। याद रखना, वहाँ हमें रेगिस्तान देखने को मिलता है। इसका सही आंसर होगा 5वां भाग रेगिस्तानी है। प्रश्न नंबर 3, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटे आते हैं। तो जो ज्वार भाटा आता है वो किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा की वजह से ज्वार भाटा आता है। अब ज्वार भाटा 2 प्रकार का होता है। एक होता है लघु ज्वार, एक होता है यानी कि छोटा ज्वार, एक होता है बृहत ज्वार भाटा यानी कि बड़ा। तो जो दीर्घ या वृत्त, जो दीर्घ वृत्त होता है वो कब आता है? जब सूर्य, सन, अर्थ और मून, ठीक है, सन, अर्थ और मून एक सीधी रेखा में हों। ठीक है, एक सीधी रेखा में हों। ठीक है, उस समय वृत्त ज्वार भाटा या दीर्घ ज्वार भाटा हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो लघु ज्वार भाटा देखने को हमें मिलता है वो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक समकोण मिलकर समकोण बनाते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर एक समकोण बनाते हैं, उस समय हमें लघु ज्वार देखने को मिलता है। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण बल से एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जो आकर्षण बल है सूर्य और चंद्रमा का, वह एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। तो उस वजह से हमें
निम्न ज्वार देखने को मिलता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमें लघु ज्वार देखने को मिलता है वो साथियों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का जब एक सीधी रेखा में हो तब देखने को मिलता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा की श्रृंखला कहलाती है। एक ही समय में कंपन करने वाले जो एक कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों सह भूकंप रेखाएं। सह भूकंप रेखाएं होमोसिसमल लाइंस, होमोसिसमल लाइंस या सह भूकंप रेखाएं उनको हम बोलते हैं, जो एक ही समय पर कंपन करने वाली रेखाओं की श्रृंखला को जोड़ती है। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो इसमें से हमें बताना है जो मिलान है वो किसका गलत है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड नॉर्थ, ये बिल्कुल सही है। कर्क रेखा होती है हमारे 23.5 डिग्री नॉर्थ में देखने को मिलती है। मकर रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, ये गलत है। जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री हमें साउथ देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? नॉर्थ नहीं, वो हमें देखने को मिलती है साउथ, ठीक है, दक्षिण में। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक ये हमें 180 डिग्री पे देखने को मिलती है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा और ये ऑप्शन भी गलत होगा। दक्षिणी ध्रुववर्त ये बिल्कुल सही है। दक्षिण ध्रुववर्त साउथ में, दक्षिण में 66.5 डिग्री और उत्तरी ध्रुववर्त उत्तर में 66.5 डिग्री नॉर्थ में। तो इसके ऑप्शन होंगे 2 और 3, इसमें गलत हैं। 2 और 3 देख लेते हैं हम साथियों। 2 और 3 हमें ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिलते हैं। तो याद रखना 2 और 3 इसके गलत ऑप्शन है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म विज्ञान में साथियों किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसमें फॉसिल का अध्ययन किया जाता है। किसका? फॉसिल बोलते हैं जीवाश्म को। फॉसिल का अध्ययन जो गल सड़ जाता है उसका अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 7। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात समान लंबाई के होते हैं, को इनको क्या बोलते हैं? जो 23 सितंबर और 21 मार्च, ठीक है साथियों, 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन ऐसे होते हैं जहां पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में दिन और रात समान होते हैं। ठीक है, याद रखना 21 मार्च और 23 सितंबर। इसे हम विषु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषु। इसको हम विषु भी बोलते हैं, ठीक है, विषु इसको हम बोलते हैं। इसमें दिन और रात बराबर होते हैं और इसी को विषु बोलते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन को। जो अब 23 सितंबर है वो शीतकालीन या शरतकालीन विषु है, और जो 21 मार्च है, ठीक है, वो वसंतकालीन विषु है। तो अब यहाँ हमें दे रखा है 23 सितंबर, तो शीतकालीन आ जाएगा, शीतकालीन विषु। ठीक है साथियों, शरतकालीन आएगा, शीतकालीन नहीं, सॉरी, शरतकालीन विषु, उसको बोलेंगे हम, शीतकालीन नहीं है, शरतकालीन विषु। और जो हमारा 21 मार्च होगा उसको बोलेंगे हम साथियों एक वसंतकालीन विषु। इसको बोलेंगे शरतकालीन, उसको बोलेंगे वसंतकालीन। याद रखना वसंतकालीन विषु, इसको बोलते हैं हम 21 मार्च को। इस दिन दिन रात बराबर होते हैं और इन दिन रात जिस दिन बराबर होते हैं उसको बोलते हैं विषु। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। किस स्थान पे चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच कोण कैसा होता है? चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच कोण कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा समक्रांतिक। क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा समक्रांतिक। समक्रांतिक, ठीक है।
इसका आंसर होगा समक्रांतिक। तो याद रखना, चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच कोण कैसा होता है? समक्रांतिक। प्रश्न नंबर 9, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्र को क्या कहते हैं? जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों को दर्शाए उसको जो मैप होता है, मानचित्र होता है, उसको हम कौन क्या बोलते हैं? तो याद रखना, उसको हम स्थलाकृतिक मानचित्र बोलते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र उसको बोलते हैं जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाया जाए, उसको स्थलाकृतिक मानचित्र बोला जाता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती? तो इनमें से कौन सी दो रेखाएं होती हैं जो सीमा को निर्धारित नहीं करती? तो इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये एक दिनांक रेखा है जो दिन समय को निर्धारित करती है। ठीक है साथियों। अब रेड क्लिफ है जो वो साथियों इंडिया पाकिस्तान की है, मैकमोहन चाइना की, भारत इंडिया चाइना की है, डूरंड जो अफ़गानिस्तान में हमें देखने को मिलती है, इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में। इंडिया पाक, इंडिया चाइना, इंडिया अफ़गानिस्तान। सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो इंडिया की, वो बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना। बढ़ते प्रश्न नंबर 11, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती? तो इसमें से बताना है कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इसका सिंपल सा आंसर, अगर आपको ऑप्शन भी नहीं आ रहे हैं तो आप इसका सिंपल सा आंसर इस तरीके से लगा सकते हो। देखो ये हमारा एक मिनट साथियों, ये अपना प्यारा भारत हम आपको बना देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इन जो कर्क रेखा है वो बीच में से होकर गुजरती है। नेपाल हमारा यहाँ है तो इसलिए नेपाल से होकर नहीं गुजरती। तो ऑप्शन हम क्या लगा देंगे? इसका नेपाल लगा देंगे। तो इसका आंसर हो गया नेपाल। नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो अब इंडिया से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है। उसमें पहले आ जाता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम। ठीक है, और मिजोरम से होकर गुजरती है। एक बार हम देख लेते हैं, कर्क रेखा जो गुजरती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने से? 8 राज्य है, जिनमें पहला गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, चौथा छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये 8 उससे गुजरती है। याद रखना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरीके से ये जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। और जो मानक रेखा है, तिथि रेखा है, जो टाइम की है वो 5 से गुजरती है। उड़ीसा यहाँ से गुजरती है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये इस तरीके से वो गुजरती है। ठीक है, उसमें उत्तर प्रदेश मानक रेखा जो गुजरती है, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 5 से मानक रेखा होकर गुजरती है। याद रखना, कर्क रेखा और मानक रेखा का हमने आपको डिस्कस कर दिया है। तो कर्क रेखा 8 से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नेपाल। नेपाल से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, याद रखना। बांग्लादेश, मिजोरम, त्रिपुरा से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? तो इनमें से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों क्रेटेशिया। क्रेटेशिया इसका सही आंसर होगा। क्रीटेशिया इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट।
भूकंप को ये भी कहा जाता है, भूकंप को क्या क्या कहा जाता है, देखो भूकंप को साथियों, जो भूकंप होता है ये, इसको क्वेक, ट्रेमर और ट्रेम्बलर के नाम से जाना जाता है। क्या क्या, एक बार आपको लिख देता हूँ। क्वेक इसको बोलते हैं भूकंप को, ठीक है, और इसको साथियों ट्रेमर इसको बोलते हैं, ट्रेमर, और साथियों इसको ट्रेम्बलर, इसको ट्रेम्बलर भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेक, ट्रेम्बलर, ट्रेमर और इसको बोला जाता है। अब इसमें क्वेक भी ऑप्शन में नहीं है, ट्रेम्बलर भी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में है ट्रेमर, तो इसका सही आंसर होगा ट्रेमर, ठीक है। कंपन या ट्रेमर किसको बोलते हैं, भूकंप को बोला जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। अधिकांश भूपरपटी किस सेल से बनी है। भूपरपटी जो सेल से बनी है वो अधिकांश जो बनी है, सबसे ज़्यादा जो बनी है वो साथियों बनी है आग्नेय चट्टान से। आग्नेय चट्टान इसको प्राथमिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। आग्नेय चट्टान को उदाहरण है हमें बेसाल्ट है और ग्रेनाइट है, ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अधिकांश जो सबसे ज़्यादा बनी है वो आग्नेय चट्टान से बनी है, ठीक है। आग्नेय चट्टान क्या होता है, आग्नेय चट्टान जब ज्वालामुखी से अंदर से कोई लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, और लावा निकलकर वो बाहर वातावरण के जो वातावरण है उसमें आकर वो ठंडा हो जाता है और मैग्मा बन जाता है, जो जम जाता है उसको आग्नेय चट्टानें बोलते हैं, ठीक है साथियों। आग्नेय चट्टानें उसको बोला जाता है। मैग्मा के ठोस रूप में जम जाने के कारण उसे क्या बोला जाता है, आग्नेय चट्टान। और ये अधिकांश जो भूपरटी है वो हमें आग्नेय चट्टानों को देखने को मिलती है। इसको प्राथमिक सेल या प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है आग्नेय चट्टान को। प्रश्न नंबर 15, भूकंप का कारण। भूकंप का कारण है जो है टेक्टोनिज्म। क्या है, टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म या जो क्या होता है, जब भूतल के अंदर अचानक ऊर्जा मुक्त होती है तो उस समय भूकंप लहरें बनती हैं। और ये जो घटना होती है ये भूपटल के भीतर टेक्टोनिक जो हलचल के कारण भी होती है। टेक्टोनिक जो प्लेटें होती है उसके हलचल के कारण भी ये हमें देखने को मिलती है। तो भूकंप का कारण क्या है, टेक्टोनिज्म है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। अपने अक्ष पर, तो अपने अक्ष पर जो पृथ्वी है वो एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो इसका सही आंसर होगा 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में वह एक चक्कर पूरा करती है। अब दो चीज़ें हमें देखनी है साथियों, एक होता है परिभ्रमण, एक होता है परिक्रमण। जो परिक्रमण है साथियों वो होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है, ये हमारा सूर्य है, ठीक है साथियों, इसके चारों ओर साथियों ये हमारा सूर्य, इसके चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। क्या लगाती है, ये पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक है। जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको साथियों हम बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं, परिक्रमण। और परिक्रमण तकरीबन 365 दिन में पूरा होता है। कितने में, 365 दिन में। अब आते हैं परिभ्रमण की। परिभ्रमण क्या होता है, अपने ही अक्ष पर घूमना। पृथ्वी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती है, तो वो अपने अक्ष पर जो एक घूर्णन होता है पूरा एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में लगाती है, उसको बोलते हैं हम परिभ्रमण। क्या बोलते हैं, परिभ्रमण। अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाना परिभ्रमण, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण। और जो दिन रात बनते हैं, मौसम परिवर्तन होता है, वो अपने मौसम जो परिवर्तन होता है वो अपने अक्ष के कारण ही परिवर्तन होता है, जैसे दिन रात बदलना, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा चक्कर लगाती है 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। यहाँ पर दिन रात
एक समान होते हैं। यहाँ पर जो दिन और रात एक समान होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा जो भूमध्य रेखा है उस पर दिन और रात एक समान हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? भूमध्य रेखा पर दिन और रात एक समान देखने को मिलते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, याद रखना, विषुवत इस रेखा भी इसको बोल देते हैं। विषुवत रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, इन पर जो हमें दिन और रात समान देखने को मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई थी? जो पृथ्वी पर घंटे की अवधारणा है वो कब और कहाँ शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा मार्च 2007 सिडनी ऑस्ट्रेलिया से ये अवधारणा शुरू हुई थी। क्या हुआ था? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, उसके द्वारा पृथ्वी ग्रह को बचाने के लिए एक आंदोलन आयोजित किया गया वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लाइट्स ऑफ इवेंट्स के नाम से, लाइट्स ऑफ इवेंट्स, ठीक है, लाइट्स ऑफ इवेंट के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आंदोलन में विश्व स्तर से 7000 से अधिक कस्बों और शहरों में फैल चुका था। ये आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका था। तो ये जो अवधारणा है एक्चुअल में ये अवधारणा थी अर्थ आवर की। अर्थ आवर की ये अवधारणा कब और कहाँ से शुरू हुई? अर्थ आवर की ये अवधारणा शुरू हुई थी। इसको पृथ्वी घंटे ने कहकर अर्थ आवर आप इसको मेंशन करें, अर्थ आवर। ठीक है, अर्थ आवर की जो अवधारणा है वो वर्ष 2007 सिडनी से शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 19, विश्व के कितने धरातल में पानी है? जो विश्व का कितना जो धरातल है, कितने प्रतिशत भाग पर पानी हमें देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा 70 या 70.8 इसका एग्जैक्ट आंसर हमें देखने को मिलता है। तो 70% या 70.8% भाग पर हमें पानी देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें भी लगभग 96.5%, इसमें भी 96.5% जो पानी है वो सागर और महासागर में देखने को मिलता है। कितना? 96.5%। 2.5% हमें मीठे जल के रूप में देखने को मिलता है, और जो कि वो मीठा जल सबसे ज़्यादा जो हिमसागर हैं, ठीक है, बर्फ़ के पहाड़ है और झीलों में हमें देखने को मिलता है। 2.5%, 2.5% हमें मीठा जल देखने को मिलता है, वो झील और हिमसागर के रूप में देखने को मिलता है। हिमसागर हो गया, ग्लेशियर हो गया, झीलें हो गई, उनमें देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? जो मीठा पानी है उसका सबसे बड़ा जो जलाशय है वो साथियों है ग्लेशियर। क्या है? ग्लेशियर। जो मीठा पानी है वो हमें तकरीबन 2.5% के आसपास हमें देखने को मिलता है, और वो हमें ग्लेशियर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी उसके बाद वो झीलों में देखने को मिलता है और भूमजल में भी देखने को मिलता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? जो रेखाएं हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं ऐसी, ठीक है, इसको श्रृंखला नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको साथियों जाना जाता है ग्रिड तंत्र के नाम से। किसके नाम से? ग्रिड तंत्र इसका सही आंसर होगा। ठीक है साथियों, ग्रिड तंत्र में क्या होता है? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की एक श्रृंखला होती है। ठीक है, उसको हम ग्रिड तंत्र या ग्रिड पद्धति के नाम से जानते हैं। बढ़ते प्रश्न नंबर नेक्स्ट।
पृथ्वी की सबसे पतली परत है, पृथ्वी की जो सबसे पतली परत है वो कौन सी है? तो याद रखना, जो पृथ्वी की सबसे पतली परत है वो साथियों में करस्ट है। क्या है? करस्ट हमें देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा करस्ट। जो पृथ्वी की सबसे पतली परत है वो करस्ट हमें देखने को मिलती है। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, मेंटल, कोर और करस्ट। ठीक है, 3 होती है। इनमें सबसे मोटी परत होती है मेंटल होती है। कौन सी होती है? मेंटल सबसे मोटी परत होती है। सबसे मोटी परत और सबसे मजबूत परत भी होती है। मोटी परत होती है और मजबूत भी होती है। ठीक है, मोटी और मजबूत परत है जो वो है मेंटल परत। उसके बाद भूपर के समाप्त होने से आरंभ से लगभग ये 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। सबसे पतली हो गई परत करस्ट और सबसे मोटी हो गई मेंटल। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो किस कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हमें देखने को मिलता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो वायुमंडल की गैसें हैं वो क्षोभमंडल में बनी रहती हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण उन्हें अपनी तरफ जो वायुमंडल में उन्हें पकड़े रखता है, खींचे रखता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आतापन की राशि निर्भर करता है। जो आतापन है, आतापन क्या होता है? जो सूर्य से जो पृथ्वी गर्म होती है, जो ऊष्मा बनी रहती है सूर्य पृथ्वी पर, उसको आतापन बोलते हैं। ठीक है, अब जो उसका कारण क्या है? एक स्थान पर प्राप्त आतापन की राशि किस पर निर्भर करती है? तो आतापन की जो राशि है वो निर्भर करती है उसके अक्षांशों पर। अक्षांशों पर कहीं ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है, कहीं कम ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ये उसके अक्षांशों के कारण ही होता है, वो अक्षांशों पर निर्भर करती है। पृथ्वी के तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी के नीचे है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको मैग्मा कहा जाता है। जब वो मैग्मा ज्वालामुखी जो अंदर पिघला हुआ तरल पदार्थ होता है जिसे मैग्मा बोलते हैं, जब वो बाहर आ जाता है तो वो लावा कहलाता है। क्या कहलाता है? बाहर आने के बाद वो लावा कहलाता है। ठीक है, जब वो ज्वालामुखी से बाहर आ जाता है और ठंडा पड़ जाता है तो वो लावा कहलाता है। और जब वो लावा बाहर आकर ठंडा पड़ जाता है तो अग्नि चट्टानों का निर्माण करता है। और अग्नि चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता। अग्नि चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता। किसी नक्शे पर ढाल को देखने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? अगर किसी नक्शे पर हम ढाल को देख रहे हैं, असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा साथियों हैच्यूअर। क्या बोलेंगे उसको? हैच्यूअर। हैच्यूअर उसको बोलेंगे। ठीक है, हैच्यूअर। इसको हैच्यूअर या हिंदी में इसको रेखा छादन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेखा छादन। रेखा छादन इसको बोल देते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक जो मेरिडियन है वो क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जो पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाले क्षेत्र को पृथ्वी का मैग्नेटिक बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन जो पृथ्वी के मैग्नेटिक होते हैं उत्तर और दक्षिण में, उसे गुजरने वाले क्षेत्र को मैग्नेटिक मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ है? दक्षिण और उत्तर में मैग्नेटिक क्षेत्र को। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होगा? यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो हमारे शरीर का क्या होगा? तो हमारे शरीर का वजन घट जाएगा। ठीक है, आप कभी देखा होगे एक रस्सी, आप एक यहाँ आदमी खड़ा कर दो और एक आदमी यहाँ खड़ा हो गया। ठीक है, उसके हाथ में एक रस्सी है और उस रस्सी में कोई पत्थर बांध दो और उसको घुमाओ।
जब उसको घुमाओगे आप, जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ाओगे तो इसका जो वज़न है वो नगण्य हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर पृथ्वी घूमेगी तो हम जो हमारा शरीर का वज़न है वो कम हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29। पृथ्वी के कोर केंद्रीय भाग को किस और नाम से जाना जाता है? जो पृथ्वी का कोर का केंद्रीय भाग होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप चित्र में इसको देख भी सकते हो। पृथ्वी की जो आंतरिक यहाँ संरचना है, ऊपर भूप्रकृति दे रखी है, नीचे उसके मेंटल है, आंतरिक कोर है, बाह्य कोर है। जो मेंटल होता है उसको हम मध्यमंडल बोलते हैं, और जो भूप्रकृति है उसको हम स्थलमंडल बोलते हैं, और आंतरिक और बाह्य कोर को जो मिलकर बनता है उसको गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। हमसे पूछा था आंतरिक कोर, तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुमंडल। क्या हो जाएगा? गुरुमंडल। तो देखते हैं हम, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। ध्रुव क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है? विरल मतलब कम है। ध्रुव क्षेत्र हैं जो ये हमारा, आप देख सकते हो एक बार, जो ये हमारी एक पृथ्वी इस प्रकार से है, और जो ध्रुव, एक मिनट साथियों, ये हमारी पृथ्वी है, और जो ध्रुव क्षेत्र है वो साथियों, जो हमारा ध्रुव क्षेत्र है वो ये वाला उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये लास्ट नीचे वाला इस तरीके से दक्षिण ध्रुव हो गया। ठीक है, ये एक उत्तरी ध्रुव होता है। यहाँ साथियों क्या होता है, यहाँ जो टेम्परेचर है वो बहुत कम देखने को मिलता है, और इसी कारण यहाँ बर्फ़ रहती है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो जो रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, वो रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसी कारण जो साथियों यहाँ अनुपयुक्त जलवायु की दिशा, इसी कारण यहाँ हमें विरल आबादी देखने को मिलती है। एक तो यहाँ बर्फ़ होती है, मतलब टेम्परेचर बहुत कम होता है। दूसरी, यहाँ जो कोई आप टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया तो वहाँ फसल वगैरह नहीं हो पाएंगी, जिससे वहाँ के जो लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस कारण यहाँ साथियों सबसे कम आबादी हमें देखने को मिलती है। और जो ये भूमध्य रेखा है साथियों, ये भूमध्य रेखा है साथियों, यहाँ हमें आबादी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ बरसात ज़्यादा होती है, यहाँ वनस्पति बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जैव विविधता यहाँ सबसे अधिक देखने को मिलती है, नदियाँ बहुत है यहाँ, पानी का बरसात सबसे ज़्यादा होती है यहाँ। तो इस कारण यहाँ हमें भूमध्य रेखा का आसपास सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है, और ध्रुव पर सबसे कम जनसंख्या देखने को मिलती है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? जो वस्तु का अधिकतम जो भार है वो कब होगा? तो साथियों अधिकतम भार होगा साथियों ध्रुव पर। ध्रुवों पर अधिकतम भार हमें देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है? जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, और भूमध्य रेखा पर जी का मान गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम देखने को मिलता है। जब ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण मान ज़्यादा है तो वहाँ वस्तु का भार भी ज़्यादा होगा। बट याद रखना, ध्रुव मान कभी चेंज नहीं होता, चाहे गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन भार हमेशा गुरुत्वाकर्षण के साथ चलता है। अगर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है तो भार ज़्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण कम है तो भार कम होगा। ठीक है, भूमध्य रेखा पर भार कम मिलेगा और ध्रुवों पर भार सबसे अधिक मिलेगा। इसका कारण क्या है? भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है और ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर। प्रश्न नंबर 32, पृथ्वी औसत तापमान क्या है? पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कितना है? तो पृथ्वी का जो औसत तापमान हमें देखने को मिलता है वो साथियों देखने को मिलता है हमें 16 डिग्री सेल्सियस। कितना? 16 डिग्री सेल्सियस हमें जो तापमान है वो देखने को मिलता है। ठीक है, या इसको 61 फ़ारेनहाइट के नाम से भी हम 61 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं। पृथ्वी की भूप्रकृति के प्रत्येक टुकड़ों को कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं साथियों? उसको बोलेंगे हम प्लेट। क्या बोलेंगे? प्लेट इसका सही आंसर होगा। सबसे ऊपरी जो प्लेट है उसको मेंटल नाम दिया गया है। ठीक है,
मेंटल नाम दिया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? मैंने बताया था ध्रुव के बीच में से जो ग्लोब है उसको बीच में से दो भागों में बांटती है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। इसको दो भागों में बांटती है, इसलिए इसको 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। ये सारी रेखाएं काल्पनिक है, ये कहीं भी धरातल पर नहीं है। पहली बात याद रखना, जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में देखने को मिलती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में देखने को मिलती है। ठीक है। भूमध्य रेखा ऑप्शन 2 दे रखे हैं भूमध्य रेखा, तो इसको दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन 4 भी और ऑप्शन 1 भी। ठीक है, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। आज का साथियों लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? जो क्षितिज है उसके समांतर घेराव करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा साथियों, इसको अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश। एक होता है अक्षांश, एक होता है देशांतर। ठीक है। अक्षांश रेखाएं जो, जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, 1 मिनट। ये साथियों हमारा ग्लोब है। अब यहाँ आप देख सकते हो साथियों, ये हमारी जो रेखा है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जो ये रेखा है हमारी, ये 0 डिग्री है। ये मैंने सही नहीं खींची, देखिए जो है ये जो ग्लोब है उसको दो भागों में बांटती है। इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोल देते हैं। ये 0 डिग्री है। ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ये हमारी नॉर्थ में देखने को मिलती है। साउथ में देखने को आपको मिलेगी मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ में देखने को मिलती है। और उत्तरी ध्रुव, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव उत्तर में होगा, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में होगा। ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं हम अक्षांश की। ये जो रेखाएं बना रखी हैं, ये सारी हमारी अक्षांश है। और जो ये रेखाएं हमारी, ये देशांतर रेखाएं हमें देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार से ये जो बीच में से जा रही है, ये होती है प्रधान यमोत्तर, ये जो हमें टाइम का निर्धारण करती है। तो आज की क्लास के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। आज की जो क्लास है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे सनाया एजुकेशन यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। और ये क्लास 2 है, इसके बाद क्लास 3 जल्दी ही आ जाएगी। आज ही आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसमें 35 क्वेश्चन है, आगे हम वहाँ डिस्कस करेंगे। क्लास लंबी ना हो इसलिए हम एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए धन्यवाद।